मैं बिगिनर्स से यही बोलूँगी कि अगर आपने सोच भी लिया है कि आपको ये तैयारी करनी है तो आप बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ये सोच पाना कि आपको ये तैयारी करनी है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपने ये सोचा है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, आपने ये डे 1 में डिसाइड क्यों किया था और आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड हैं, आपको ये प्रिपरेशन सेटिस्फैक्शन देती है आगे जाके लाइफ में। तो इस बात को हमेशा नज़र में रखिए। जो नॉइज़ है ना कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उन चीज़ों से दूर रहिए। इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए कि उन्हें भी एक अच्छा, एक जनरली अवेयर इंसान चाहिए जो वो ब्यूरोक्रेट बनाना चाहते हैं। तो ये प्रिपरेशन बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, ये आपसे सब कुछ ले लेती है। मतलब आपको सीरियसली आइसोलेट होना पड़ता है कई हद तक, बहुत चीज़ें होती हैं, पर आपको उसमें अपने एक लाइवली इंसान को खोना नहीं है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, इसमें बिल्कुल बंद नहीं हो जाना है, दुनिया से दूर नहीं हो जाना है, इस तरह से नहीं करिए। आपके अंदर, सबके अंदर वो क्वालिटी है। अगर मैं सोच सकती हूँ, आप भी सोच सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो बस वो बिलीफ होना चाहिए। मैंने भी 4th अटेम्प्ट तक अपना बिलीफ नहीं खोया। एक भी दिन मुझे नहीं लगा कि नहीं होगा। ये था कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आता था कई बार कि चीजें हाथ में नहीं थी, पर ये एक भी दिन नहीं था कि कभी होगा नहीं। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं अरीबा नुमान जी, जिन्हें कौन नहीं जानता। दोस्तों, इन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 109वीं रैंक लाई है और इस कामयाबी से ना केवल इन्होंने अपने माँ बाप का, अपने आस पड़ोस ख़ानदान का और इस पूरे देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, मैं अरीबा मैम के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि इन्होंने कैसे शुरुआत की यूपीएससी की जर्नी बताऊँगा, टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि शी हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट यूपीएससी। अलॉन्ग विथ मैं इनकी कुछ पर्सनल डिटेल जानने की कोशिश करूँगा एकेडमिक बारे में। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। ये जो जर्नी है यूपीएससी की, कब से शुरुआत हुई ये बताइए, प्लस आप अपने एकेडमिक बारे में बताइए और फैमिली के बारे में। मेरा नाम अरीबा नुमान है, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की हूँ और इस बार मुझे 109 रैंक हासिल हुई है यूपीएससी सीएससी 2021 में। मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी सुल्तानपुर से हुई, स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से, और उसमें मुझे 10 CGPA आया। अच्छा। फिर मैं दिल्ली आ गई 2011 में और मैंने अपनी क्लास 12th यहाँ से की। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। और अभी मैं मास्टर्स इन सोशियोलॉजी परस्यू कर रही हूँ इग्नू से। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2018 में मैंने फुल फ्लेज्ड यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं चली गई। मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया, जो कि मैंने 2 महीने की थी एक स्टार्टअप में। और फिर मैं 2018 से यूपीएससी की जर्नी में हूँ और अब जाके 2022 में मुझे फाइनली ये हासिल हुआ है। 2018 में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था पहला, वो बहुत ही इमेच्योर अटेम्प्ट था, सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई थी। वो सभी पहले अटेम्प्ट सभी के साथ ऐसे ही पता नहीं होता है हमें इतना, तो उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। फिर 2019 में मैंने प्री क्लियर किया, पर मेरा मेंस कुछ 10 नंबर से रुक गया। फिर 2020 में मेरा प्री फिर से नहीं क्लियर हुआ और इस बार माशाल्लाह मुझे ये रैंक हासिल हुई। सो जहाँ तक मुझे पता है कि आप जामिया आरसीए से हैं जी। सो आप अपनी इस कामयाबी को जामिया आरसीए को कैसे देखते हैं? आपके मतलब कंट्रीब्यूशन, जामिया आरसीए कंट्रीब्यूशन क्या रही है आपकी इस सक्सेस पे? देखिए, जामिया में आई थी इंटरव्यू के लिए यहाँ पे। अच्छा। जब मुझे इंटरव्यू कॉल आई तो मैं जामिया आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जामिया से बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, स्पेशली इंटरव्यू के लिए। तो मैं यहाँ आई और मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि पहले मुझे पता नहीं था कि क्या होगा वहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि इंटरव्यू ऐसी स्टेज होती है कि आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं उस स्टेज पे। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया कि अब मुझे जामिया जाना है और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल साबित हुआ। मेरे इंटरव्यू में मार्क्स हैं 193, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। 193 दोस्तों, शी गॉट 193 इज एक्सीलेंट। तो इसका क्रेडिट मैं पूरा जामिया को दूंगी और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जामिया में। जामिया में हम क्या करते हैं कि इंटरव्यू का ग्रुप बनाते हैं और उसमें हम लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं। कभी किसी का इंजीनियरिंग होता है, किसी का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड होता है, इस तरह से होता है। तो हमें आइडियाज एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प होती है। बहुत बढ़िया। एक दूसरे की पर्सनालिटी को जो निखारना कहते हैं, वो हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। वो हमें कहीं और नहीं मिलता। जैसे मैं पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती थी। अच्छा। वहां पे इंटरव्यू कैंडिडेट्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है और उनसे आपको एक फ्रेंडशिप जोन में आना मुश्किल हो जाता है। वो मुझे जामिया में बहुत अच्छे से मिला। और जामिया का एक यूनिक फीचर ये है कि जो लोग ऑलरेडी पास आउट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में मिस्टर आकिब, वो अभी IAS हैं,
उन्होंने काफी हेल्प की। वीडियो के थ्रू उन्होंने हमें बताया कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड लोग हैं वो हमसे टच में रहते हैं और हमें इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी मदद होती है। ये एक एनवायरनमेंट है जामिया आरसी का दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई तो अलग चीज़ है, एक माहौल है, और ये माहौल इस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैम ने बताया। मैम अब फैमिली के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है आपके? मेरे पापा हैं मिस्टर नुमान अहमद, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सुल्तानपुर में। मेरी मम्मी हैं, होम मेकर हैं। पर बहुत सारा श्रेय मैं उनको दूंगी क्योंकि उन्होंने ही है जो माँ बाप की वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये दिन नहीं होता। मेरी एक छोटी बहन है तूबा, उसका वो अभी बीकॉम में परस्यू कर रही है अपनी एजुकेशन लखनऊ से। इस बार जब यूपीएससी दे रही तो आपको कैसा लग रहा था अपनी रिजल्ट को लेके? आपको लग रहा था कि 109 रैंक आ जाएंगे, मतलब इस तरह से? रैंक का तो अंदाजा किसी को भी नहीं होता है कि आएगा भी नहीं आएगा, बट ये था कि हर स्टेज पे मुझे ये था कि मेंस अच्छा हुआ है और इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो ये पता था कि लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम तो होगा, बट रैंक अच्छी आएगी ये तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अच्छा। सो जब आपको पता चला, जी, कहते हैं ना हॉली पीडीएफ जो यूपीएससी की जो होती है रिजल्ट, जब वो आपके सामने आया और आप कंफर्म हो गए कि हाँ आप 190 पोजीशन पे हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? उसके बाद आपने मम्मी पापा को बताया होगा बेसिकली, उनका क्या रिएक्शन था ओवरऑल, ये बताइए। तो अराउंड दिन में रिजल्ट आउट हुआ था, पीडीएफ जो आई थी, काफी टाइम से चल रहा था रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने तो देखना ही बंद कर दिया। मैंने एक टीवी सीरीज चलाई और मैं बिग बैंग थ्योरी देख रही थी। और मेरे फ्रेंड्स ने आके बताया कि अरीबा इट्स 109 रैंक। तो मैंने कहा यार फिर से चेक करो, वो रोल नंबर तुम सही नहीं देख रहे होगे। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने दिखाया कि देखो तुम्हारा ही नाम है। तो उस टाइम समझ ही नहीं आया कि ये हो गया है फाइनली। तो जो पहला वर्ड निकला वो ये था कि या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है। और फिर फौरन ही मैंने अपने मम्मी पापा को फोन किया और वो बहुत ही खुश हुए। पापा तो बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ इमोशनल हो गए, खुश हुए जी। अंडरस्टैंड। एक पेरेंट्स के लिए एक मोमेंट बहुत ही अहम होता है कि उनकी बच्ची या बच्चा ऐसी कामयाबी हासिल करे जो कि इस देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, और उसमें इतने लाखों लाख बच्चे अपेयर होते हैं, उसमें 109 पोजीशन लाना, इट्स स्प्लेंडेड। मैम अब मैं आता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन थी, ऑप्शनल पेपर क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में आपने पीजी भी किया, राइट? मैं अभी कर रही हूँ पीजी। अच्छा, पीजी आप कर रही हैं? हाँ जी। सो इससे फायदा हुआ क्योंकि पीजी ऑलरेडी आपकी सोशियोलॉजी थी, तो ऑप्शनल में थोड़े से हेल्प हुए होंगे, राइट? क्या सिलेबस? मैंने एक्चुअली 2020 में ही ज्वाइन किया है। अच्छा। जो कि मेरा 2022 में अब खत्म होगा। अच्छा। वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का है। ठीक है। तो सोशियोलॉजी मैंने चूज इसलिए किया था, बहुत सोच समझ के चूज किया था कि उसका सिलेबस ओवरलैपिंग है, वो अक्रॉस आपको जीएस 1 2 3 4 में हेल्प करता है, एसए में हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में उतरते हैं तो हमें अगर सोसाइटी की नॉलेज है इन डेप्थ, तो हम पॉलिसी लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये ऑप्शनल मुझे हर तरह से बेनिफिट देगा इन प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन, तो मैंने सोशियोलॉजी चूज। तो सोशियोलॉजी में मार्क्स माशाल्लाह ठीक आते हैं, राइट? जी माशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा डिपेंड करता है आपने कैसा लिखा, वो भी तो करेक्ट। आई थिंक हर ऑप्शनल अच्छा ही कर रहा है और सबका सिलेबस मोर और लेस इक्विवेलेंट है, तो और सबका ऊपर नीचे ग्राफ रहता है। तो सिर्फ यही सोचना कि ऑप्शनल अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, आई थिंक ये बाद में सोचना चाहिए, पर आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि ऑप्शनल ऐसा आपको 500 नंबर का ऑप्शनल आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑप्शनल पढ़ना है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो आप फिर डीरेल हो जाओगे अपने प्रोसेस से। तो हमेशा ऑप्शनल को चूज करना है तो इंटरेस्ट देखिए सबसे पहले। ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हमारे चैनल पे हैं, स्टूडेंट वो देख रहे हैं और उनकी एक एक्सपेक्टेशन आपसे, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। और मुझे जहाँ तक लगता है एक बॉटल नेक आजकल बच्चों में है कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं वो जी। और उनको कभी कभी लगता है पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी यूपीएससी। एक ऐसी सिचुएशन, और ये मोर एंड लेस सभी के साथ होती है। इस तरह की सिचुएशन से बाहर कैसे निकले कोई एस्पिरेंट जो इस ट्रोमा में है, जो डीमोटिवेट है, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करे और इस प्रिपरेशन के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से कैसे तैयार करे?
मैं इस पे 3-4 चीजें बोलूंगी। बिल्कुल। पहला, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अगर आप पीयर प्रेशर में सोच के आ गए या आपके माँ बाप ने बोला तुम्हें यही करना है और आप आ गए, तो एक वक्त के बाद आपको इंटरेस्ट चला जाएगा। बिल्कुल। तो वो डिजायर, वो मोटिव, जिसे कहते हैं आग जलना, वो आपके अंदर होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। तो मेरे साथ भी होता था कि दिन में सुबह जब होती थी तो लगता था अरे आज पूरा दिन अपने कंट्रोल में, आज अच्छा करेंगे। अच्छा। रात होते होते टारगेट्स मीट नहीं होते थे तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता था। तो ये हर दिन होगा आपको कि लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बट हमेशा उस चीज को याद करिए कि आपने ये क्यों शुरू किया था। और दूसरा मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें सब अच्छा अच्छा दिख रहा होता है, पर ऐसा होती नहीं है लाइफ जनरली। तो आप थोड़ा उससे दूर रहिए ताकि आपको रिलेटिव डेप्रिवेशन कम हो। बिल्कुल। आप बिल्कुल प्रोसेस से अलग मत हो जाइए। तीसरा मैं फोकस करूंगी कि अपने फैमिली से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहने की जरूरत है। अच्छा। जो लोग सोचते हैं कि आप आइसोलेट हो जाओगे, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं अपने मेरे कजिन्स हैं, मेरे चाचू के बच्चे हैं और मेरे मामू के बच्चे हैं, मैं उनको सीधा कॉल करती थी कि चलो बताओ क्या चल रहा है, ये वो। अच्छा। और मेरा भाई है अरहम, उसकी भी गार्डनिंग हॉबी है। अच्छा। मेरी भी हॉबी गार्डनिंग है। तो हम दोनों घंटों बात करते थे कि यार ये वाला प्लांट कैसा चल रहा है, उसमें फ्लावर आए कि नहीं आए। अच्छा। तो ये बहुत ही प्रोसेस को ना बैलेंस रखता है। इससे क्या होता है, मतलब इससे आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ बस एक चीज में नहीं है पूरी कॉन्सेंट्रेटेड। आप जो एक इंसान है वो सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं बने हैं। आपके लाइफ में और भी चीजें हैं, आपके लाइफ में और भी लोग हैं, और भी चीजें हैं जो खुशियां देती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज मैंने कंटिन्यू रखा। अपने फैमिली से मैं बनी रही, सबसे दादी दादा स्पेशली इन लोगों से मैंने बातें की। और अपने फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आई बिलीव। तो फ्रेंड्स ऐसे बनाइए सिर्फ 1-2 हो। अच्छा। वो बेहतर है कि ऐसे ना हो कि डिमोटिवेट करें, आपसे पूछते रहे यार अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। आप फ्रेंड्स अच्छे रखिए। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा। आप बहुत सारे स्टूडेंट ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि किस तरह तैयारी करें, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, तो कुछ गलतियां वो कर देते हैं। जी। शायद आपने भी किया होगा। बिल्कुल। तो वैसी कोई ऐसी गलतियां जो कि अवॉइड करनी चाहिए एस्पिरेंट को, ताकि जो वक्त उनकी प्रिपरेशन में ज़्यादा लग रही है कम लगे और वो सही डायरेक्शन में जाएं और अपनी मंजिल को हासिल करें। कुछ ऐसे मिस्टेक, 2-3 मिस्टेक्स, 4 मिस्टेक जो अक्सर एस्पिरेंट करा करते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ में मैंने मिस्टेक्स की हैं बेशक, पर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मेरी कम इसलिए थी क्योंकि जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे, वो ऑलरेडी एसडीएम हैं, तो वो डे 1 से आज तक वो मुझे गाइड करते गए। तो कुछ एरर्स हैं जो मैं बताऊंगी जो कॉमनली लोग करते हैं। बिल्कुल। लोगों का ये होता है कि एम्फेसिस न्यूज़पेपर पे नहीं होता ज्यादा। आप बस पीडीएफ ले आते हैं मार्केट से कि देख लिया या वीडियो सुन लिया कि क्या चल रहा है न्यूज में, वो काम नहीं करेगा। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और आगे भी लाइफ में आपको पढ़ना ही है। बिल्कुल। ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा ये है कि आप मेन से बहुत डर रहे होते हैं। हम आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लगता है कि और जान ले फिर लिखेंगे आंसर। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। आप जब मेंस देने भी जाएंगे ना तब भी आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। कि और आपको इस चीज के लिए ट्रेन होना है कि आपको जब वो रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उन्हें कैसे लिख पा रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता है। तो ये मिस्टेक्स मत करिए कि आप आंसर राइटिंग डिले कर रहे हैं। आप आंसर राइटिंग एक ऐसे टाइम पे शुरू करिए जब आपको एक थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट नॉलेज आ गई है, अब आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। तीसरी मिस्टेक कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सिलेबस को एनालाइज नहीं करते। आपको डिमांड समझना पड़ेगा यूपीएससी की कि प्रीलिम्स और मेंस, इंटरव्यू में तीनों में अलग डिमांड्स हैं इनकी। करेक्ट। ठीक है, आपको पता करना है कि वो क्वालिटीज क्या चाह रहे हैं आपसे, और जब आप ये जान लेंगे तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये दूर से दिखता है कि बहुत ही टफ है, बिल्कुल है भी, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट बहुत ही सिंपल है। मैं ये कहूंगी इजी नहीं है, सिंपल है। कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। करेक्ट। ये बुक पढ़ ली, ये ले लिया, वो ले लिया, उस साइड पे जा रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं और वो फंस जाते हैं। जी बिल्कुल। और आपको गाइडेंस का अबंडेंस है, मटेरियल का अबंडेंस है, तो इसमें हम फिर खो जाते हैं। हम हिस्ट्री की 3 किताब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की 3 किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हर चीज की एक रेफरेंस चूज करिए। रेफरेंस चूज करने में टाइम लगाओ, 1 हफ्ता टाइम लो कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सब देख लो। पर जब आपने चूज कर लिया है तो फिर आपको उसी पे स्टिक रहना है। तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, शंकर आईएएस के अलावा एनवायरमेंट में कुछ नहीं पढ़ा, 4 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे कोई बहुत बड़ा फिगर भी अगर बोले कि यार पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ती थी अगर वो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए काम आएगा। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना वही है जो आपको पता है, आप इसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे आगे जाके।
बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी बात मैम ने कही। आपने नोट किया होगा जो भी बुक बता रही हैं, मतलब इनका भी कहना है लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, ठीक है। मैम ने आपने आंसर राइटिंग के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। तो बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर राइटिंग बहुत दिक्कतें होती, तो इसमें क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, आप किस तरह से करती थी, और बच्चों को बताइए कि इसमें उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू गेट हाई मार्क इन आंसर राइटिंग, और वो अच्छा कर सकें आंसर राइटिंग में। देखिए, मेंस जो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें आपको आंसर्स ही लिखने हैं। तो आंसर का ऐसा है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट आंसर में आधा घंटा लगा लिखने में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि इंट्रो कैसे करूं, बॉडी में क्या लिखूं, कंक्लूड कैसे करूं, समझ नहीं आया। तो आपको क्या करना है कि टॉपर्स के कॉपीज उठाने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, डाउनलोड कर लीजिए, हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल। और आप उस पे देखिए कि वो किस तरह से किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। ओके। आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि आप इस पे क्या लिखते। मैम आपने भी ऐसा किया था? जी, मैंने बिल्कुल ऐसा किया था। ठीक है। एंड स्पेशली मैंने मिस्टर अनुदीप दुरीशेट्टी की कॉपी ली थी। वो फेमस हैं ऑलरेडी, हाँ, ऐसे के लिए और आंसर राइटिंग के लिए। और फिर मैंने एथिक्स में विशाखा मैम की कॉपीज देखी थी। अच्छा। तो उससे काफी हद तक डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो यही चीजें लिख के आगे बढ़े हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा, आई थिंक जो सेल्फ एनालिसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आंसर लिखिए, पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट आंसर है तो ठीक है, आपको नहीं लगता है तो एक बार फिर लिखिए। अच्छा। थोड़ा सा आप फॉर्मेट चेंज करिए, किसी में जगह पे डायग्राम पुट करिए, किसी जगह पे कोई फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करिए। तो अपने में ही थोड़ा आप इंजीनियरिंग करते रहिए उसको, कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच थी, और प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की थी, शॉर्ट में बताइए कि मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए। प्रीलिम्स का स्टार्टिंग मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज के बीच में अगर आप खो गए कि ये भी टेस्ट लगा लो, वो भी टेस्ट लगा लो, 100 टेस्ट लगा लो, 80 टेस्ट लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस देखने हैं, और मैंने 1995 से आज तक के सारे क्वेश्चंस किए हैं यूपीएससी के। क्योंकि आपको उनकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि वो क्या तरह से हमको ट्रैप में डालते हैं, वो किस तरह से ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनका डायमेंशन क्या है पूछने का, क्या उनके फेवरेट एरियाज हैं, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तो एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लाके उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे टेस्ट सीरीज उतनी हेल्प नहीं की जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प किया। बहुत बढ़िया। और दूसरा ये है कि अपनी रिसोर्स को बहुत मिनिमम रखिए। एट मैक्स जस्ट 1 बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट, जस्ट 1 बुक, एंड रिपीटेडली रिवाइज। मैंने खुद लक्ष्मीकांत आई थिंक अभी तक 20 बार कर ली होगी। 20 बार पढ़ लिया? बिल्कुल कर ली होगी। अच्छा। क्योंकि एग्जाम टफ होता जा रहा है बेशक, प्रीलिम्स खास करके बहुत ही डाइसी है, और मैं आज भी कहूंगी कि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट लगता है मुझे। तो उस पे आपको बहुत ही लिमिटेड करना है। और कभी भी ये बात मैं बोलूंगी कि आजकल जो नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके पीछे मत भाग जाइए। लोग क्या कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अब उसकी सोर्स ढूंढने लगे और उसी तरह में बढ़ने लगे। अच्छा। तो आप स्टैटिक भूलते जा रहे हो। और प्रीलिम्स में आपको स्टैटिक हमेशा मजबूत रखना है। स्टैटिक ही आपको बचाएगा प्रीलिम्स में, जैसा अब हो गया है। बिल्कुल। तो स्टैटिक को अपने फुल मजबूत रखिए कि अगर पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपका स्ट्राइक रेशियो 18 करेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट। इकोनॉमी में अगर 25 आते हैं तो आपको 22 तो करेक्ट करने ही है। बहुत बढ़िया। तो इसी से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छा आपने ये बताया मैम, बिकॉज यू गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। सो इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे की थी, क्योंकि यूपीएससी में हर एक चीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। तो ये आपने इंटरव्यू के लिए आपकी क्या प्लानिंग स्ट्रेटेजी थी, प्रिपरेशन कैसे की आपने इंटरव्यू के लिए? ऑब्वियसली क्या होगा, मॉक टेस्ट भी दिया होगा, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे की, और यूपीएससी भवन जब आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था, वो शेयर कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं आंसर करती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की। तो मेरे इस पूरे प्रिपरेशन में तीन पिलर्स हैं मैं बोलूंगी। पहला पिलर खुद को जानना, और खुद को आप जानेंगे डैफ से, जो हम डैफ भरते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपका डिटेल एप्लीकेशन होता है, आप कहाँ से हैं, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, फिर मेरा बैकग्राउंड, ये सब कुछ मैंने डिटेल में प्रिपेयर किया। सेकेंडली मैंने बताया आपको कि जामिया में हम ग्रुप्स बनाते हैं और हम एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज लेते हैं डेली।
तो वो मेरा सेकंड पिलर था। थर्ड पिलर मैंने मॉक्स दिए। अच्छा, मैंने सिर्फ 4 मॉक्स दिए, मैं ज्यादा मॉक्स नहीं अच्छा, देना 4 चाहती मॉक, थी। सिर्फ 4 ही दिया जी आपने? बिल्कुल। बाकी जामिया में भी आपकी जो प्रिपरेशन ग्रुप बना के उसमें तो हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। हाँ, इनफैक्ट वो मुझे ज्यादा बेहतर भी ज्यादा लगा, बेहतर, हाँ। क्योंकि उसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने मॉक्स तो लिमिटेड ही दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी खो नहीं देनी है इस प्रोसेस में। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। ये बताइए। तो वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था बिल्कुल। अच्छा। और बहुत ही खुशी हुई कि फाइनली आज हम उन मेंबर्स को देख पा रहे हैं जिसके लिए हमने इतनी प्रिपरेशन की। ठीक है। तो वो अपने आप में बहुत ही लाइफ चेरिशिंग एक्सपीरियंस है, और वो लोग आपको बहुत ही कंफर्टेबल जोन में पुट करते हैं, मतलब बहुत ही कॉर्डियल। जो एक नैरेटिव है पब्लिक में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है और आप उनके सामने कैसे बोल पाओगे, वो तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, पर वो दे विल मेक श्योर कि आपको वो बहुत कंफर्टेबल जोन में रखें, क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया है बेसिकली मिलने के लिए, आपसे वो बस एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो मेरा सारा इंटरव्यू ज्यादातर सोशियोलॉजी पे था। बोर्ड में कौन थे मैम, किनकी बोर्ड थी आपकी? मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। क्योंकि ये पहला इंटरव्यू था और पहले इंटरव्यू में ही मैम ने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए, तो कुछ तो टिप्स बताइए, मतलब आखिर क्या कैसे हुआ वहाँ पे? कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिए और जो आपको लगा कि नहीं ये आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। मेरा जो इंटरव्यू था वो सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उत्तर प्रदेश, इसी के और मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी अपने कॉलेज में। अच्छा। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इन चीजों पे था। तो कहीं ना कहीं आपको ऑनेस्टी जरूर दिखानी है, क्योंकि वो जो 5 बैठे हुए लोग हैं ना, वो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और वो आपको झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल। और आपको पोर्ट्रे नहीं करना है कि आप कुछ और हैं, क्योंकि आप एक जगह कर सकते हो, दूसरे जगह नहीं कर पाओगे, वो पकड़ लेंगे आपको। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। तो मैंने भी वही शो किया, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैंने पुट किया। उसके बाद आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में उस चीजों को एनालाइज करना है। आपको कोई भी प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपको कोई भी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, दे आर टॉकिंग टू अ ब्यूरोक्रेट। तो आपको उस तरह से सोचना है कि आप एक ऑफिसर हुए और आप इस चीज पे क्या करेंगे। तो उस तरह से सोचिए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अच्छा। तो उसमें मेरा ये जवाब था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एज सच कोई बुरी चीज नहीं है। हमने जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में हमने देखा कि हमें आजादी दिलाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्ट्रेंथन कर रही है, जो हमें टॉलरेंस सिखा रही है। पर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वायलेंस की तरफ जा रही है या आइडियोलॉजिकल बैटल्स की तरफ जा रही है, वो हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीजों पे उन्होंने फिर पुटअप किया और भी क्वेश्चन, तो काफी इंटरेस्ट उनका दिखा इन चीजों में। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करिए, मतलब जी, थोड़ा लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और वो मौके देंगे आपको समझना मौके देंगे। जी बिल्कुल। करेक्ट। मैं बिगिनर्स से यही बोलूंगी कि अगर आपने सोच भी लिया है कि आपको ये तैयारी करनी है, तो आप बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ये सोच पाना कि आपको ये तैयारी करनी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपने ये सोचा है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, इस बात को समझिए। अब अगर आपने सोच लिया है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, आपने ये डे 1 में डिसाइड क्यों किया था, और आप किस चीज में सेटिस्फाइड हैं, आपको ये प्रिपरेशन सेटिस्फैक्शन देती है आगे जाके लाइफ में। तो इस बात को हमेशा नजर में रखिए। दूसरा, जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये प्रिपरेशन बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, ये आपसे सब कुछ ले लेती है। मतलब आपको सीरियसली आइसोलेट होना पड़ता है कई हद तक, बहुत चीजें होती हैं, पर आपको उसमें अपने एक लाइवली इंसान को खोना नहीं है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, इसमें बिल्कुल बंद नहीं हो जाना है, दुनिया से दूर नहीं हो जाना है, इस तरह से नहीं करिए। और जो नॉइज है ना कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उन चीजों से दूर रहिए। इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए कि उन्हें भी एक अच्छा, एक जनरली अवेयर इंसान चाहिए जो वो ब्यूरोक्रेट बनाना चाहते हैं। हम भी एक इंसान ही हैं। तो आपके अंदर, सबके अंदर वो क्वालिटी है। अगर मैं सोच सकती हूँ, आप भी सोच सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो बस वो बिलीफ होना चाहिए। और मैंने भी 4th अटेम्प्ट तक अपना बिलीफ नहीं खोया। एक भी दिन मुझे नहीं लगा कि नहीं होगा। ये था कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आता था कई बार कि चीजें हाथ में नहीं थी, पर ये एक भी दिन नहीं था कि कभी होगा नहीं। तो वो अपने अंदर पूरा भरोसा रखिए और इंशाल्लाह जरूर होगा। मैम थैंक यू वेरी मच। आपने फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया इस इंटरव्यू के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आगे आप और बढ़ें इंशाल्लाह। ठीक है, और जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले उसमें पूरी शिद्दत, ईमानदारी के साथ
आप अपने समाज का, परिवार का और इस देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, Thank you. थैंक यू सो मच।